गुड इवनिंग और वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। और फीस रिफंड वाली बात मजाक थी, सीरियस मत ले लेना। फीस कैन नॉट बी रिफंडेड एट एनी कॉस्ट। ओके, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स इज द टॉपिक नेम। तो इस चैप्टर के साथ अब हम ज्योमेट्री सेक्शन में एंटर हो रहे हैं, और ऐसा एंटर होंगे कि 2-3 महीने बाद निकलेंगे, क्योंकि लगातार लाइन से ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं। 6th 7th 8th 9th 10th और एक 11th और एक 12th भी था, जिसमें से एक ऑमिट हो गया है। तो ऐसे करके 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने हो गए? 7 चैप्टर। 7 में से एक ऑमिट था, तो वो 6 ही रह गए। ठीक है, 6 में से भी वो जो छठा वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा आप ज्योमेट्री से बाहर का मान सकते हो, क्योंकि उसमें थ्योरम्स नहीं है, उसमें कैलकुलेशन पार्ट है, मेंसुरेशन है, एरिया ऑफ सर्किल एंड ऑल। तो उसको आप थोड़ा सा अर्थमेटिक पार्ट मान सकते हो, क्योंकि एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो फिर भी 5 चैप्टर तो प्योर ज्योमेट्री के हैं, जिसमें थ्योरम्स ही थ्योरम्स। ठीक है, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ठीक है। अगले चैप्टर से तो बातचीत केवल और केवल थ्योरम्स में ही होगी, यानी कि कैलकुलेशन करने जैसा तो कुछ मिलेगा ही नहीं कि इसको सॉल्व कर दो, 2 + 3 = 5 कर दो, ऐसा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या मिलेगा? स्टेटमेंट्स ही स्टेटमेंट्स। क्या मिलेंगे? स्टेटमेंट्स ही स्टेटमेंट्स। मतलब क्वेश्चन में करने ही स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ठीक है, बट ये बहुत मजेदार होगा, क्योंकि ज्योमेट्री सेक्शन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन अगर आप समझ समझ के करते हो, अगेन ईच क्लास इज इंपॉर्टेंट। आज की क्लास नहीं ली तो कल की नहीं समझ आनी, कल की नहीं ली तो परसों की नहीं आनी। समझ गए? तो अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते और टाइम टू टाइम पूरा ढंग से समझ रहे हो, तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपका जो मैथ्स का सेक्शन है ज्योमेट्री का। ठीक है, चीजें वही होंगी, सर्किल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, लेकिन ऐसे अप्रोच से हम पढ़ेंगे जिस अप्रोच से आज से पहले आपने नहीं पढ़ी होगी। आपने पैरेललोग्राम को ऐसे ही सीखा होगा, ये पैरेललोग्राम होता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, पूरा खोल के रख देंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम, ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है, मजा आने वाला है, बट प्रोवाइडेड दैट आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है ना? ओके, चलो स्टार्ट करें। सो ज्योमेट्री का पहला जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ये थोड़ा सा स्लाइटली इजी है। बाकी चैप्टर 7 चैप्टर से थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, लाइंस एंड एंगल्स थोड़ा सा स्लाइटली इजी है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है लाइंस और एंगल्स। तो एंगल्स पे बात में चलते हैं, पहले बात करते हैं लाइंस की। तो मुझे बताओ लाइन क्या होती है? उसको नहीं मुझे बताओ, उसको मैं बताता हूँ। बोलो मैथिली, लाइन क्या होती है? बताओ, लाइन नहीं पता किसी को? हाँ, जो भी आता है बोलो ना, बोलो। जो अपन कह रहे हैं ना, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक की होती है, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। उसको क्या कहते हैं? अब देखो, सबसे पहली भले एक क्लास खत्म हो जाए, बट मैं ये चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में जो भी कचरा भरा पड़ा है ना, जो भी मिसकंसेप्शन है ना, वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करें। अब जैसे इसको मिसकंसेप्शन था कि 2 पॉइंट के बीच लाइन होती है, वो लाइन नहीं होती, वो लाइन का सेगमेंट होता है। सेगमेंट मतलब पार्ट, वो लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन कभी भी 2 पॉइंट के बीच सीमित नहीं हो सकती। ठीक है ना? लाइन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, बोथ साइड, इस साइड भी इंफिनिटी और इस साइड भी इंफिनिटी। तो लाइन की अभी भी मुझे एक परिभाषा तो नहीं मिली। आपने कहा थोड़ा बहुत समझ आ गया सबको कि हाँ लाइन कैसी होती है, जैसे ये कह रही है सीधी होती है, तो इससे भी थोड़ा बहुत समझ आ गया सीधी होती होगी, लेकिन एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो वो तो नहीं मिला मुझे। बोलो एनीवन? यस। इनफाइनाइट पॉइंट से बनने वाला, देखो इनफाइनाइट पॉइंट से बन जाएगा, करीब करीब आप पहुंच चुके हो, लेकिन ध्यान से देखो, अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स कुछ ऐसे हुए, ऐसे 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 ऐसे, ये इनफाइनाइट पॉइंट से बनाओ उससे लाइन, तो उनको बोलते हैं कोलिनियर। जो पॉइंट्स बिल्कुल एक ही लाइन में लाया करते हैं, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? तो कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स होती है लाइन। कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती है? लाइन होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, बिल्कुल बेसिक पे आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक पे आ गया मैं। ओके, देखो सब लोग स्क्रीन पे, ज्योमेट्री का सबसे छोटा यूनिट होता है पॉइंट।
सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? पॉइंट। हर एक सब्जेक्ट में एक छोटे से छोटा यूनिट होता है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे सेल, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे क्या, एटम। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ते होंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। मेरे को ज्यादा साइंस नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो वैसे ही ज्योमेट्री का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? पॉइंट। स्टार्ट वहीं से हुई ज्योमेट्री। ओके, पॉइंट जो होता है वो 0 डायमेंशनल होता है। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? 0 डायमेंशन। मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई लंबाई नहीं है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, इसकी कोई गहराई नहीं है, इसका कोई एरिया नहीं है, इसकी कोई वॉल्यूम नहीं है। कभी आपने ऐसा कहा है कि पॉइंट, मेरा पॉइंट 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, मेरा पॉइंट तो 5 मीटर लंबा है। लंबाई चौड़ाई गहराई कुछ नहीं होती पॉइंट में, 0 डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं है इसमें। ओके, अब इसके कलेक्शन से जो चीज बनेगी उसको कहेंगे लाइन। उसको क्या कहेंगे? तो 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से जो चीज बनेगी वो 1 डायमेंशनल होगी। वो क्या होगी? मतलब एक डायमेंशन बढ़ जाएगा उसको। क्या होगी? 1 डायमेंशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइन भी लगा रहा हूं, ऑब्लिक लाइन सेगमेंट भी लगा रहा हूं, क्योंकि ये एक ही तरीके के 2-3 चीजें हैं जिनको हम एक ही सेगमेंट में डाल सकते हैं। लाइन सेगमेंट और फिर लाइन सेगमेंट के बाद एक रे। इन तीनों को एक साथ देखेंगे अभी हम। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो बाद में बात करेंगे। कुल मिला के पॉइंट के कलेक्शन से ये 3 चीजें बनती हैं। लाइन बन जाती है, लाइन सेगमेंट बन जाती है, और रे बन जाती है। और उसमें एक डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन को कहते हैं लंबाई। उस डायमेंशन को क्या कहते हैं? ठीक है भाई, पॉइंट की तो कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, लेकिन लाइन, लाइन सेगमेंट या रे, इनकी अभी डिटेल में देखेंगे। इनके पास एक डायमेंशन है जिसको हम क्या कहते हैं? लंबाई। अब लाइन का भी कलेक्शन करना है। जैसे मैंने पॉइंट का कलेक्शन किया, ऐसे पॉइंट 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 पॉइंट, तो ये लाइन बन गई। अब लाइन का भी कलेक्शन करना है, लाइन 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 लाइन, तो एक 2D फिगर बन गया। बोलो, लाइन के कलेक्शन से क्या बन गया? एक 2D फिगर बन गया, जिसको प्लेन फिगर भी बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो? प्लेन फिगर में रेक्टेंगल भी आ गया, सर्किल भी आ गया, ओके, स्क्वायर भी आ गया, ट्रेपेजियम भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारी चीजें प्लेन फिगर्स में आ गई। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं प्लेन फिगर। क्या बोलते हैं उसको? प्लेन फिगर। इस प्लेन फिगर के कितने डायमेंशन होते हैं? 2 डायमेंशन। और उन 2 डायमेंशन को जनरली अपन लंबाई और चौड़ाई बोल देते हैं जनरली। अब जैसे ट्राइंगल के केस में लंबाई चौड़ाई नहीं बोलते, ट्राइंगल के केस में बेस एंड हाइट बोलते हैं। ट्राइंगल के केस में क्या बोलते हैं? बेस एंड हाइट। रेक्टेंगल के केस में क्या बोलते हैं? लंबाई चौड़ाई। तो फिगर टू फिगर वो डिफर करता है, लेकिन मोटे तौर पे बात करें तो लंबाई और चौड़ाई, इन लेंथ एंड ब्रेड्थ जिसको हम बोलते हैं। 2 डायमेंशनल होता है हमेशा प्लेन फिगर, उसमें 2 डायमेंशन होंगी। ओके, अब प्लेन फिगर्स के कलेक्शन से भी कोई चीज, तीसरी चीज बन सकती है। पता है कैसे? ये रजिस्टर दो मुझे। देखो, ये एक प्लेन फिगर है, लाइन 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 के कलेक्शन से प्लेन फिगर बन गया। ये रजिस्टर भी एक प्लेन फिगर है। अब इस प्लेन फिगर से इस प्लेन फिगर का कलेक्शन मैं कर रहा हूं, और मान लो ऐसे एक और प्लेन फिगर और ऐसे एक और प्लेन फिगर, ऐसे ट्रायंगल बना दूं। ये क्या बन गया? 3D ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ये 3D ऑब्जेक्ट। तो 2 डायमेंशनल के कलेक्शन से 3 डायमेंशनल की उत्पत्ति होगी, जिसको हम कहेंगे 3D ऑब्जेक्ट। जिसके अंदर कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे कोर्स में मैं बता देता हूं। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन। ठीक है, until and unless there is emergency। ठीक है, अब वो इमरजेंसी है या नहीं हो मैं बाद में पूछूंगा। आपके घर से आ रहा है शायद प्लेन फिगर। ओके, तो 3D ऑब्जेक्ट ये हमारा लास्ट डायमेंशन है, लास्ट कलेक्शन ऑफ प्लेन फिगर्स, जिसको हम कहेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स। और 3D ऑब्जेक्ट्स में जैसे उसका नाम आप देख पा रहे हो, 3D, नाम ही 3D है, तो ये 3 डायमेंशनल होगा। बोलो, ये कैसा होगा? 3 डायमेंशनल। और उन 3 डायमेंशन को जनरली मोटे तौर पे बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। यानी इसके पास लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है, 2 डायमेंशन के पास ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ है, 1 डायमेंशन के पास ओनली लेंथ है, उसके पास 0 डायमेंशन है। ठीक है, इसके कलेक्शन से ये बनेगा, इसके कलेक्शन से ये बनेगा, इसके कलेक्शन से ये बनेगा, उसके कलेक्शन से हमारा कवर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करेंगे तो फिर कवर्ड बढ़ जाएगा ना हमारा, मतलब मैथमेटिकली कुछ नहीं बनेगा।
ओके, ये लास्ट है। चले नेक्स्ट चलें। अब अभी हम किसकी बात कर रहे थे? लाइन की। किसकी बात कर रहे थे? एक्चुअली ये जो इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ ये आपके 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अभी अपन इसको omit कर दिया तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, यूक्लिड ज्योमेट्री में ये इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अभी अपन इस वाले पोर्शन को उठा रहे हैं, लाइन को। ओके, तो लाइन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने? इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर, इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच इज अ कलेक्शन ऑफ, विच इज अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, विच इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी बोल देते हैं वैसे, बट ज्यादा पर्टिकुलर क्या रहेगा? कोलिनियर पॉइंट्स। तो लाइन की परिभाषा समझ में आ गई सबको? ओके, अब बात करते हैं लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है। तो देखो लाइन तो ऐसी होती है, देखो किरण ध्यान दो, लाइन ऐसी होती है जिसको बोथ वेज हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अगर इसका एक सेगमेंट काटते हैं, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, इसका एक पार्ट काट दें, जैसे यहां से और यहां से काट दिया, तो ये कट के कुछ ऐसा बन गया। तो ये जो लाइन का सेगमेंट है इसलिए इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये लाइन का एक सेगमेंट है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब रे क्या होती है? रे एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक, देखो इसके तो दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हैं, ए और बी, इसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। और रे में एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा फिक्स नहीं होता, लाइक दिस। जैसे ये तो फिक्स कर दो और जो दूसरा एंड पॉइंट है उसको अनंत इंफिनिटी पे छोड़ दो। तो ये होती है रे। जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हो उसको क्या कहेंगे? जिसमें एक एंड पॉइंट फिक्स हो उसको क्या कहेंगे? रे। और जिसमें दोनों ही फिक्स ना हो उसको क्या कहेंगे? लाइन, सिंपली लाइन। समझ गए क्या? क्लियर है? बोलो कोई डाउट? तो अब अपन जितना अपन ने सीखा उसको लिख लेते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। कर दूं उसको डिलीट? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको 5th चैप्टर में मिल जाएगा, तो अभी मत नोट करो, सीधे अभी आप लाइन, लाइन सेगमेंट और रे की डेफिनेशन से स्टार्ट करो। ओके चलो, फिर एंगल्स की बात करेंगे बाद में। पहले तो लिखो आप लाइन क्या होता है। A line is a collection of points, थोड़ा ये लाइट है लिखा हुआ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, और थोड़ा क्विकली नोट डाउन करना ताकि हम समझने में ज्यादा टाइम दे सकें। A line is a collection of points which can vary on either sides. इधर मतलब इधर की भी और उधर की भी, दोनों साइड्स वो वेरी कर सकती है। वेरी मतलब आगे तक जा सकती है। ओके, और क्योंकि वो दोनों साइड्स वेरी कर सकती है तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, नहीं होगा ना, विच हैज नो एंड पॉइंट्स। अभी तक जो कुछ नोटबुक चेक हुई है उसमें आपका परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा सा बेहतर देखा है, पर अभी आधी हुई है, आधी अभी बाकी है। स्पेशली उन बच्चों का जिनका पहले नहीं था, जिनका पहले था उनका तो चलो, क्या होता है जिसका पहले से परफॉर्मेंस आ रहा है ना उसका परफॉर्मेंस दिखता नहीं है, क्योंकि उसका तो वैसे ही पहले से आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा है ना उसका अचानक से आता है तो उसका दिखता है। तो वो वाली बात हुई है, यानी कंपटीशन टफ था इस बार। which can vary on either sides and which has no end points, which has no end points, कोई end point नहीं होगा इसमें। it is a one dimensional figure, ओके बता दिया ना मैंने लाइन किस टाइप का फिगर है, वन डायमेंशनल है। और वो वन डायमेंशन कौन सी है? लेंथ। एक ही डायमेंशन होती है लाइन के पास, उस डायमेंशन को बोलते क्या है? लेंथ। ओके, ओनली मैं लाइन को ऐसे बोल सकता हूं कि मेरी लाइन 5 सेंटीमीटर लंबी है, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। दूसरा डायमेंशन नहीं है उसके पास, एक ही डायमेंशन है जो कि है लेंथ, यानी लाइन की लंबाई ही बता सकते और कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, कोई से कहे सर मैं तो कलर भी बताऊंगा, तो ज्योमेट्री नहीं चल रही है, मैथमेटिकली लाइन का कोई कलर नहीं होता। ठीक है ना? ओके, लाइन की प्रॉपर्टीज में उसकी लेंथ रहेगी, बस दैट्स इट। ओके डन। अब बात करते हैं लाइन को डिनोट कैसे कराते हैं। तो लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट कराते हैं। कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं? स्मॉल लेटर एल, स्मॉल लेटर एम। जैसे एक ही लाइन है तो जनरली एल, उसका नाम एल रख देते हैं, एल फॉर लाइन। अगर दो लाइन है तो एल और एम, तीन है तो एल एम एन। समझ गए? तो स्मॉल लेटर से हम इसको डिनोट कराएंगे। तो एक लाइन बना दीजिए जल्दी से और उसके बगल में एल लिख दीजिए, एल फॉर उसका नोटेशन। अब जल्दी जल्दी करिएगा काम, ऐसे नहीं मैंने लाइन बनाने के लिए कहा तो अब बैग खोल रहे हैं, स्केल निकाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, है ना? जल्दी जल्दी।
और सब ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्शन हैज टू बी डन यूजिंग पेंसिल्स। पेन से कोई बनाता हुआ दिखना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? पेन से कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क आपकी नोटबुक में दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? पेंसिल का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे, चाहे से रफ कंस्ट्रक्शन होगा तो भी पेंसिल से बनाएंगे, ओके? अगले 2-3 महीने ज्योमेट्री चलेगी, पेंसिल तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स का एक अनसेपरेबल पार्ट बन जाना चाहिए, है ना? मिलनी चाहिए आपके बॉक्स। यस, इट इज डिनोटेड बाय सिंगल स्मॉल लेटर। ओके, स्मॉल लेटर से तो डिनोट कराते हैं, लेकिन सिंगल या डबल? ओनली सिंगल। अभी इस लाइन को मैं सिंपली लेटर एल से डिनोट कराऊंगा, ऐसे नहीं एलएम, ऐसे नहीं कहूंगा ये लाइन एलएम है, ऐसे नहीं कहूंगा ये लाइन एमएन है। सिंगल लेटर एल, या तो ये लाइन एल है या ये लाइन एम है, एक ही सिंगल लेटर से इसको डिनोट कराया जाएगा। समझ आया? इट इज डिनोटेड बाय सिंगल स्मॉल लेटर्स सच एज एल, एम, एन एक्सेट्रा। देख लिया? अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, कई बच्चों ने तो फिर थोड़ा सा हदी कर दी थी, लास्ट एग्जाम की बात याद आ गई मुझे। ऊपर तो x लिया है, लेट x बी 2 फॉर एग्जाम्पल, और नीचे कुछ सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया सारा। सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में जब अपन लिखते हैं ना x कॉमा y, तो यहाँ पे x2 लिया था और यहाँ 10 लिख रहे हो। फिर 10 कहाँ से लिख रहे हो भाई? आप जो भी सॉल्यूशन करोगे वो तो y की वैल्यू निकालेगा, लेकिन x तो शुरू में जो लिया था वो फिक्स हो गया ना, वो थोड़ा ना बदल सकता है। अब y कुछ भी आ सकता है, जब शुरू में x का असम्पशन 2 हो गया तो फिर इधर 2 ही आएगा ना हर में। तो ये कौन सी कैलकुलेशन थी, समझ में नहीं आई। x को अज्यूम कर रहे हैं 2 और नीचे फिर सॉल्यूशन में लिख रहे हैं देयरफॉर x, y इक्वल टू 10, समथिंग। चलो मानते हैं y की वैल्यू तुमसे सही नहीं निकाली गई, लेकिन x की वैल्यू तो जो मानी है वो तो सही लिख दो, एटलीस्ट वो तो सही लिख दो ना। उसको 2 को 10 क्यों लिख रहे हो? वो कैसे बदल सकता है? वो तो जो माना हुआ है वही रहेगा ना। बोलो। तो ये जिन्होंने भी गलती करी है थोड़ा सोचें इस बारे में कि कर क्या रहे हैं हम। भाई आपसे, चलो आप मैथमेटिकली वीक हो, आपसे y की वैल्यू नहीं निकली, पर जो आपने x ऊपर माना है वो तो फिक्स हो गया ना। तो आप एटलीस्ट x कोमा y का जो आंसर लिखेंगे उसमें x की वैल्यू तो जो मानी है वो तो लिखो। भाई आपने y की वैल्यू यहाँ पे गलत निकाली, ठीक है, पर ये x की वैल्यू कोई गलत कैसे लिख सकता है? जब जो मानी है वही तो लिखनी है नीचे। तो ऊपर 2 मान रहे हो, नीचे 10, मतलब x की वैल्यू भी कहीं से सॉल्व कर रही है क्या? फिर x की वैल्यू तो ना सॉल्व करी जाती है, वैल्यू तो y की सॉल्व करी जाती है ना, अगर x की मानी है तो। दैट मीन उसने बीच में कहीं x की वैल्यू भी सॉल्व कर दी, तो वो अलग ही कोई कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है? चलो, यस, आ जाए बैक टू द टॉपिक। इट इज डिनोटेड बाय, इतना हो गया, यस। अब आ जाइए लाइन सेगमेंट। लाइन से बना लाइन सेगमेंट। सेगमेंट को अंडरलाइन करके क्या लिखा हुआ है देखो, पार्ट या फिर हिस्सा। सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पार्ट या फिर हिस्सा। अब आपको सेगमेंट का मतलब पता होगा ना, तो आप लाइन सेगमेंट का मतलब भी जानेंगे। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट या फिर हिस्सा। तो लाइन सेगमेंट यानी लाइन का पार्ट। अच्छा, सेगमेंट केवल लाइन का होता है ऐसा कभी नहीं होता, स्क्वायर का भी सेगमेंट हो सकता है, रेक्टेंगल का भी सेगमेंट हो सकता है, क्यूबॉइड का भी सेगमेंट हो सकता है। सेगमेंट का मतलब क्या है? पार्ट यानी हिस्सा। सर्किल का भी सेगमेंट हो सकता है, सर्किल के भी सेक्टर एंड सेगमेंट्स होते हैं, हम सीखेंगे अभी आगे इसी साल। तो सेगमेंट किसी का भी हो सकता है, बस हमने याद किया हुआ है कि लाइन का ही सेगमेंट होता है। तो लाइन के आगे लगा हुआ है तो लाइन का सेगमेंट है, बाकी हो ये किसी का भी सकता है, ओके? आया समझ यहां तक? तो सेगमेंट बोले तो पार्ट यानी कि हिस्सा। लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? ये पार्ट है, PART, पार्ट। लिख लो इसकी डेफिनेशन, समझ आ रही है? पढ़ के बताऊं? यस, अ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। और इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन का तो एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, और इसके कितने होते हैं? 2। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, रुक जाओ। इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। और इसको अगर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसको मेजर भी किया जा सकता है। लाइन को तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि अंत पॉइंट ही नहीं है,
मैंने कहा ये दूरी मेजर कर, अब मैं बताऊं नहीं कहां तक जाना है तो मेजर कर सकते हो क्या? लेकिन मैं बता दूं कि भाई साहब वहां से वहां तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तब आप मेजर कर सकते हो ना। तो दो एंड पॉइंट्स के साथ ये मेजर हो सकती है। तो उसको मेजर करने के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? mm मिलीमीटर, उससे बड़ा cm सेंटीमीटर, उससे बड़ा m मीटर, उससे बड़ा km यानी कि किलोमीटर। फिर उसके अलावा और यूनिट्स भी हैं लाइक माइल्स, माइल्स में भी लेंथ को मेजर करते हैं, लाइक इंचेस एंड फीट, इसमें भी हम लंबाई को मेजर कर सकते हैं। यानी एक लाइन को मेजर करने की ये सारे यूनिट्स हो सकते हैं। लिख लिया यहां तक? अब देखो, एक तो पहले मैंने लाइन बना दी, वो लाइन जो पहले वाली लाइन थी उसी को कॉपी पेस्ट कर दी, लेकिन उस लाइन के अब मैंने दो एंड पॉइंट्स फिक्स कर दिए, यानी दो कट लगा दिए। तो दो कट लगा दिए तो इसके बीच का जो ये पार्ट है इसको क्या कह दूंगा मैं? क्या कह दूंगा इसको? लाइन का सेगमेंट, बोले तो लाइन सेगमेंट। समझ गए? ठीक है, लाइन का सेगमेंट बोले तो लाइन सेगमेंट। अब मुझे बताओ इसमें लाइन सेगमेंट कहां से कहां है इस फिगर के अंदर? ए से बी। तो अब आप खुद बताओ लाइन सेगमेंट को किससे डिनोट कराएंगे? ए बी से। तो ए बी क्या है? ए बी क्या है? कैपिटल लेटर्स। क्या है? तो एक लाइन सेगमेंट को दो कैपिटल लेटर से डिनोट कराना पड़ता है। एक लाइन को तो सिंगल स्मॉल लेटर से डिनोट करा रहे थे, जैसे ये पूरी जो लाइन है इसको किससे डिनोट करा दिया? लाइन एल, सिंपली लाइन एल बस, और वो भी स्मॉल लेटर। लेकिन एक लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट्स आ जाते हैं, तो दो पॉइंट्स आ जाते हैं तो वही दो पॉइंट्स उसकी उसका नाम उसी दो पॉइंट से रख दिया जाता है, यानी कि लाइन सेगमेंट को हम दो कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे, टू कैपिटल लेटर्स, like AB, like BC, like PQ, like XY, anything. Okay? चलो लिखो, इतना लिख दिया। It is denoted by two capital letters such as AB, BC, PQ, XY, etc. फिर उसके नीचे जो ये लिखा हुआ है इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, एक बार आप लिख दो। It is denoted by two capital letters such as AB, BC, PQ, XY, etc. अब देखो AB के नीचे BA भी लिखा है और BC के नीचे CB भी लिखा है और PQ के नीचे QP भी लिखा है। इसी तरीके से आप अरेंज करके लिखें, फिर इसका मीनिंग बताते हैं क्यों लिखा हुआ है। उसी के नीचे लिखना, AB के नीचे लिखना BA, ठीक है। BC के नीचे क्या लिखेंगे हम? CB, और PQ के नीचे क्या लिखेंगे हम? QP, और XY के नीचे भी लिखना चाहो तो लिख दो YX। लिख लिया? इतना नोट डाउन हो गया सभी का? इतना नोट डाउन हो गया सभी का? दो बच्चे एब्सेंट कौन है? अभिनव और आदित्य, आदित्य एंड अभिनव। ओके, चलिए देखिए, सपोज करो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब अगर मेरे पास लाइन सेगमेंट है तो उसके एंड पॉइंट्स फिक्स होंगे। मान लो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? ए। ओके, ठीक है। तो अगर इसके दो एंड पॉइंट्स फिक्स हैं तो जरूरी थोड़ा ना मैं इसको इस एंगल से देखूं, कोई बच्चा उधर से आ रहा होगा तो उस एंगल से देखेगा। तो इस लाइन सेगमेंट को बी ए भी तो बोल सकता है। तो हर एक लाइन सेगमेंट के दो नाम रखे जा सकते हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। आप एक लाइन सेगमेंट को ए बी ना बोल के बी ए भी बोल सकते हो, वो सेम ही वही लाइन सेगमेंट होगी, उसकी लंबाई भी उतनी ही होगी। भी आपके घर से स्कूल का रास्ता जो होगा उसकी लंबाई होगी, स्कूल से घर तक का रास्ता भी उतना ही होगा, बढ़ थोड़ा जाएगा। अब वो एक अलग बात है, स्कूल से अगर हम भाग भाग के जाते हैं तो छोटा लगता है रास्ता, पर है तो एक्चुअली उतना ही रास्ता। ठीक है, तो ए से बी की लंबाई और बी से ए की लंबाई सेम है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इनको रिवर्स करके लिखा हुआ है कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो, बीसी को अगेन आप सीबी भी लिख सकते हो, पीक्यू को अगेन आप क्यूपी भी लिख सकते हो, और सिमिलरली एक्स वाई को भी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज होती है रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरण, जैसे सूर्य की किरण। ठीक है, सनरेज होती है ना, सूर्य की किरण। अब सनरेज का स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है सन, लेकिन एंड पॉइंट फिक्स नहीं है ना।
चलता ही जाता है, पूरे ब्रह्मांड में चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो एक एंड पॉइंट फिक्स हो गया, एक एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया, एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। तो इसका एक पॉइंट फिक्स हो दूसरा फिक्स ना हो, उसको क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। हाँ, है तो ये भी लाइन का ही पार्ट, जैसे लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट है, वैसे रे भी किसका पार्ट है? लाइन का ही पार्ट है। ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट्स हैं इसके? वन। ठीक है, अब सुनिए, जैसे कि ये मेरे पास एक लाइन है, आप एक लाइन देख पा रहे हो इस समय? बोलो। लेट से इस लाइन का नाम वही रख देता हूं मैं, लाइन एल। लाइन एल, ठीक है। अब इस लाइन एल में से मैंने एक एक कट लगाया। जब मैं दो कट्स लगाता हूं तब तो लाइन सेगमेंट बनती है, लेकिन मैं दो कट ना लगा के मैं एक ही कट लगा दूं। क्या लगा दूं? एक ही कट लगा दूं। तो एक एंड पॉइंट तो फिक्स हो गया, लेकिन दूसरा तो अभी भी इंफिनिटी है। तो यहां से लेके ए से लेकर और जो बचा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या कह देंगे? रे। इसको हम क्या कह देंगे? रे। क्या कह देंगे इसको हम? रे। तो रे इज अगेन ए पार्ट ऑफ लाइन, वो भी लाइन का ही पार्ट है, जैसे लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट है, उसी में से कट के मिलता है, ये भी उसी में से कट के मिलता है। अच्छा जी, अब एक लाइन सेगमेंट के तो दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो दोनों बराबर हो गए। ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, जैसा ये है वैसा ये है। लेकिन एक रे में तो एक ही एंड पॉइंट होता है, तो उस एंड पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? यानी रे के दो पॉइंट्स को हम नाम दे सकते हैं इनिशियल एंड टर्मिनल। क्या नाम दे सकते हैं? इनिशियल एंड टर्मिनल। इनिशियल मतलब जहां से शुरू हुआ, टर्मिनल मतलब जिस और बढ़ रहा है, क्योंकि खत्म तो ये होता नहीं है। टर्मिनल मतलब जिस और ये बढ़ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ ए से और बढ़ रहा है एक्स की ओर, तो इस रे को नाम दिया जाएगा रे ए एक्स। इस रे को क्या नाम दिया जाएगा? रे ए एक्स। अब सपोज करो मैंने लिख दिया ए एक्स, तो पढ़ने वाला इसको लाइन सेगमेंट भी पढ़ सकता है। बोलो, अगर सिंपली मैंने लिख दिया ए एक्स, मैत्री एंड मितांशी, समथिंग मोर इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। बोलो, एक रे को कैसे लिख के बताओगे? एक रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ए है और टर्मिनल पॉइंट जो है एक्स की ओर बढ़ रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? कैसे? ए एक्स, ए एक्स लिख दो उसको। अगर मैं ए एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? अगर ए एक्स लिख देंगे तो उसका मतलब तो लाइन सेगमेंट है ना। अभी अभी क्या सीखा? लाइन सेगमेंट को हम दो कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे। तो अगर मैं ए एक्स लिख दूंगा तो इसका मीनिंग तो ये निकल के आएगा, ये ए बी फिक्स और एक्स बी फिक्स, इसका मतलब रे नहीं निकल के आएगा। तो रे को कैसे लिखें फिर हम? तो रे को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ए एक्स लिखकर उसके ऊपर ऐसा रे जैसा निशान बनाएंगे, इसको पढ़ा जाता है रे ए एक्स। उसको क्या पढ़ा जाता है? रे ए एक्स। अगर मैंने रे का निशान नहीं लगाया ऊपर, तो वो क्या पढ़ा जाएगा? लाइन सेगमेंट। वो क्या पढ़ा जाएगा? उसमें ए और एक्स दो एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ गए? और रे को लिखने के तरीके में याद रखना, जो पहला लेटर होगा वो हर हाल में इनिशियल पॉइंट होगा, और जो दूसरा लेटर होगा वो हर हाल में टर्मिनल पॉइंट होगा। बट लाइन सेगमेंट में हम अदला बदली कर सकते थे, ए बी को बी ए लिख सकते थे, बी सी को सी बी लिख सकते थे, एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते थे, लेकिन रे में हम अदला बदली नहीं कर सकते। जो टर्मिनल है वो टर्मिनल रहेगा, जो इनिशियल है वो इनिशियल रहेगा। इनिशियल पहले रहेगा, टर्मिनल हमेशा बाद में रहेगा। जहां से शुरू हुआ है वो हमेशा पहले रहेगा, और जिस और मेरी रे बढ़ रही है वो हमेशा बाद में रहेगा। किसी भी साइड हो, लेकिन जिस और ये बढ़ रहा है वो पॉइंट बाद में लिखेंगे, और जहां से शुरू हुआ है वो पॉइंट पहले लिखेंगे। समझ गए? डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कहीं पर भी जा रही है, शुरू कहां से हुआ उस पॉइंट को पहले लिखेंगे। और किस और बढ़ रहा है, क्योंकि खत्म तो होता नहीं है, एक ही एंड पॉइंट है, जिस और ये बढ़ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है? और इंफिनिटी वाले पॉइंट को जनरली एक्स और वाई से डिनोट किया जाता है। कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर आप लाइन सेगमेंट को तो ए बी ए बी ए बी कह रहे थे, इसको अचानक से ए एक्स क्यों कह रहे हो, उसको भी ए बी कहो। क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर ए बी सी डी ये जनरली एंड पॉइंट्स के नोटेशन होते हैं,
और एक्स वाई जेड ये इंफिनिटी वाले पॉइंट्स के नोटेशन होते हैं, तो इसका एक ही एंड पॉइंट फिक्स है ना, दूसरा तो इंफिनिटी की ओर है ना, इसलिए इसको डिनोट कराने के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो ए बी भी लिख सकता हूं, रे ए बी, गलत तो नहीं होगा, पर स्टैंडर्ड तरीके से लिखें तो ए एक्स बी वाई सी जेड इस तरीके से लिखेंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एबीसी, जो अनंत वाला पॉइंट है जो खत्म नहीं हो रहा वो एक्स वाई जेड से डिनोट कराएंगे। सारी बातें समझ में आ रही है सबको? ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हमने, जो 6th 7th में पढ़ाया जाता है, ओके, जो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, या पढ़ा तो इतना अच्छे से, इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, ओके, या तो पढ़ाने वाले ने नहीं पढ़ाया या पढ़ने वाले ने नहीं पढ़ा। तो इट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स अगेन, तो 2 कैपिटल लेटर्स उसमें भी थे, 2 कैपिटल लेटर्स इसमें भी हैं, पर इसके ऊपर ये रे वाला निशान है और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर रे वाला निशान नहीं था। ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है, लिख लिया ये तो। इट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स, 2 कैपिटल लेटर लाइन सेगमेंट में भी थे पर उसमें रे का निशान नहीं था, इसमें रे का निशान लग जाएगा, ओके। और लाइन को तो सिंगल स्मॉल लेटर, लाइन को कैसे डिनोट कराएंगे, सिंगल स्मॉल लेटर, लाइन सेगमेंट को 2 कैपिटल लेटर्स और रे को अगेन 2 कैपिटल लेटर्स, बस ऊपर रे का निशान लगा देंगे तो उससे वो क्लियर हो जाएगा कि ये रे है और वो लाइन सेगमेंट। डन। नेक्स्ट सेटिंग डालो, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कर दी मैं हेडिंग मार्क, हेडिंग मार्क कर दी। अब एक प्लेन सरफेस में मैं कोई भी पॉइंट्स का कलेक्शन करूं तो वो कलेक्शन या तो कोलिनियर कलेक्शन होगा और या फिर वो कलेक्शन नॉन कोलिनियर कलेक्शन होगा, ओके। अब कोलिनियर नॉन कोलिनियर दोनों ही वर्ड्स के अंदर एक नाम छुपा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। यानी को मतलब साथ में, लाइन यानी लाइन में साथ में, यानी एक ही लाइन में जो साथ में पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर, और जो नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर, ओके। यानी एक प्लेन सरफेस में मैं अगर कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन करूं, मान लो ये प्लेन सरफेस है, ये कुछ पॉइंट्स का मैंने कलेक्शन कर दिया, तो अगर ये एक ही लाइन में फॉल करते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ए बी सी डी, ये जितने भी पॉइंट्स इनको क्या कहूंगा, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्या कहूंगा, दे आर कोलिनियर। लेकिन अगर मान लो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तो ये सब क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, या हो सकता है इनमें से कुछ एक पॉइंट्स कोलिनियर हो और बाकी नॉन कोलिनियर हो, ओके। सो सरल सी परिभाषा है, बताओ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर की, समझ में आ गया, ओके। द पॉइंट्स which lie on the same line are called collinear points and the points which do not lie on the same line are called non collinear points, सरल सी परिभाषा। अब एक फिगर बनाया हुआ है नीचे जिसमें कुछ कोलिनियर पॉइंट्स हैं और कुछ नॉन कोलिनियर, ऐसा कैसा आप भी बना दीजिए। ठीक है, मार्क कर दिए पॉइंट्स, इन लाइन के ऊपर है ये पॉइंट्स, है ना, ये ओ है, ये ई है, एंड देन फिर वो कोने में बी है। बना लिया फिगर? सो इस फिगर में टोटल कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें,
1 2 3 4 5 6। तो 6 में से कोई कोई कुछ कुछ पॉइंट्स तो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे और कुछ कुछ पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे, है ना। बोलो मान्या, सी डी और ओ कोलिनियर है या नहीं है? सी डी और ओ कोलिनियर है क्या? देखो फिगर में देखो छवि, सी डी और ओ कोलिनियर है क्या? सी डी और ओ पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको बेटा? एक ही लाइन में दिख रहे हैं क्या? तो कोलिनियर है। और सी डी और ई, सी डी ई नहीं है, सी डी अलग लाइन पर है, ई अलग लाइन पर है, तो दो डिफरेंट लाइंस पे हो गए ना ये, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट, समझ गए। और सी डी ओ ई है, सी डी ओ ई एक स्ट्रेट लाइन में है क्या ये चारों पॉइंट्स? नहीं है ना। सी डी ओ तो इस लाइन पर है, ओ और ई उस लाइन पर है, तो अगेन दो डिफरेंट लाइंस का कलेक्शन हो गया ना, तो अगेन सी डी ओ ई का सेट भी नॉन कोलिनियर कहलाएगा। समझ गए? ओके, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखो। हेयर पॉइंट्स ए सी डी एंड ओ आर कोलिनियर पॉइंट्स। ए सी डी एंड ओ तो हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और सिमिलरली ओ ई बी भी कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। लिख लिया? लिख लिया सबने? लिख लिया? अब सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो पहले सेट में कौन कौन से पॉइंट्स लिए हमने? ए सी डी ओ, चेक करो, ए सी डी ओ एक ही लाइन पर है, तो ये कोलिनियर सेट बना रहे हैं। दूसरे सेट में हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिए? ओ ई बी, अगेन ये एक ही लाइन पर हैं। अच्छा, लाइन पर हो, लाइन सेगमेंट पर हो या रे पर हो, एक ही बात है। ऐसा नहीं कि सर आपने तो लाइन बोला था, ये तो लाइन सेगमेंट पर है। लाइन सेगमेंट भी तो लाइन का ही पार्ट है। ये रे है तो रे भी तो लाइन का ही पार्ट है। अभी मैंने कहा कि आपको इंडिया में रहना है, अब आप राजस्थान में रह रहे हो तो आप इंडिया में ही हो ना। ऐसा ना कहोगे कि सर आपने तो इंडिया में बोला था, आप तो राजस्थान में रख रहे हो हमको। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल समझ गए ना। तो लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। अब जब मैं लाइन बोलूं, लाइन सेगमेंट बोलूं, रे, समझ जाना मैं तीनों की बात कर रहा हूं एक तरीके से। ओके चलो, अब सुनिए यहां पे ध्यान से। ए सी डी ओ एक ही लाइन पर है, पीई ओ एक ही लाइन पर है, फाइन। मुझे बताना यहां पर सी और डी और ओ कोलिनियर सेट बना रहे हैं क्या? यस या नो आंसर देना। अगर इसमें से मैं डी हटा दूं तो अब सी और ओ कोलिनियर सेट बना रहे हैं क्या? ओके। और अगर मैं इसमें से ओ हटाकर और ई ले लूं, अब ये कोलिनियर सेट बना रहे हैं क्या? बना रहे हैं क्या? बना रहे हैं। अरे सी और ई से एक लाइन और पास हो रही है, वो बनी हुई नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पास नहीं हो रही है। इसका मतलब है एक प्लेन सरफेस पे अगर आप दो ही पॉइंट्स मार्क कर दो, दो ही, तो वो तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, क्योंकि दो पॉइंट से तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। तो सवाल अगर होगा कि कोलिनियर है या नहीं है, उसके लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए चेक करने के लिए कि कोलिनियर है या नहीं है? ये चेक करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं, पर अगर मैं इन 3 पॉइंट्स की बात करूं सी डी और ई की, तो ये कोलिनियर नहीं है। दो पॉइंट्स तो एक प्लेन सरफेस पे जहां मर्जी, चलो ये प्लेन सरफेस है, इस पे आपकी मर्जी है जहां दो पॉइंट्स रखो, एक यहां रख दो, एक यहां रख दो,
तो क्या इससे स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती क्या? तो 2 पॉइंट से तो कभी भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, लेकिन मैंने कहा नहीं 3 पॉइंट्स रखूंगा मैं, एक यहाँ एक यहाँ। इससे बना के दिखाओ। इससे नहीं बनी, और अगर मैं इसकी सीध में रख दूं तो बन जाएगी। तो तीसरा पॉइंट डिपेंड करेगा कैसे रखा हुआ है, यानी 3 पॉइंट तो कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स का सवाल अगर कहीं आए तो आंख बंद करके कह देना कोलिनियर। नॉन कोलिनियर होने के उसके चांसेस। समझ आया क्या अंशिका? समझ आया? 2 पॉइंट्स हम प्लेन सरफेस पे कहीं पर भी रखेंगे तो वो हमेशा कोलिनियर ही माने जाएंगे, क्योंकि वो किसी न किसी एक स्ट्रेट लाइन पे तो आ रहे हैं। वो बनी हुई है या नहीं बनी है उससे आप ऐसे देखो कि उन 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है क्या? तो 2 पॉइंट से तो कभी भी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने कहा 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो आप कहोगे दिखाओ सर कौन से 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 पॉइंट से रिस्क है, बनाई भी जा सकती है और हो सकता है नहीं भी बनाई जा सकती है। तो अगर बनाई जा सकती हो तो कोलिनियर है, नहीं बनाई जा सकती हो तो नॉन कोलिनियर है। लेकिन 2 पॉइंट से रिस्क है क्या, किसी को बताओ? किसी को रिस्क है कि सर 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं बनेगी? हर हाल में बनेगी। तो 2 पॉइंट्स तो हर हाल में क्या माने जाएंगे? कोलिनियर। तो गलत मत करके आ जाना, अभी सबने कहा था नॉन कोलिनियर। समझ आया? ओके, एक लास्ट डेफिनेशन और लिखेंगे एंगल, और फिर हम आगे का कल देखेंगे। एंगल लिखो, एंगल, ताकि लाइंस एंड एंगल्स दोनों का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया यहाँ पे। अब कल हम पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे। आज तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था। आज क्या हुआ था? चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कल क्या होगा? पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, और फिर परसों से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके, और टाइम मिला तो कल भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज का। एंगल क्या होता है बोलो भैया? हिंदी में क्या बोलते हैं एंगल को, पता है? हिंदी में एंगल को क्या बोलते हैं? नहीं पता? अच्छा, लाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? एंगल को कोण, सही है, और लाइन को रेखा। यस। आपकी मम्मी का नाम है? किसी ने किसी की मम्मी का तो नाम है ना, फॉर्म में देखा था। ओके, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को रेखा खंड। सेगमेंट को बोलते हैं खंड, खंड मतलब पार्ट, रेखा खंड। ओके, चलो। तो एंगल को तो हम कोण बोलते हैं। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, थोड़ा जनरल नॉलेज होनी चाहिए हमको, कोण बोलते हैं ना। तो एंगल क्या चीज है? एंगल, ध्यान से सुनना, एक सरल सी भाषा में बताते हैं इसकी डेफिनेशन। एंगल दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रे के बीच की ढलान को कोण बोलते हैं। उनके बीच की कितनी ढलान है, मतलब ये जो सपोज करो एक लाइन है और एक लाइन, ये दोनों जहां भिड़ दी हैं, तो इनके बीच में क्या ढलान है, किस टाइप की ढलान है, उस ढलान को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल। और उसको नापते किसमें? डिग्री में। नापते किसमें? वैसे तो और मेजर्स भी होते हैं नापने के, डिग्री, रेडियन, लेकिन वो बाकी के मेजर्स हम क्लास 11 12 हायर क्लासेस में सीखेंगे। इस साल 10th क्लास तक हमको एक ही मेजर है, डिग्री। हम एंगल किसमें नापते हैं? डिग्री। जैसे लाइन किसमें नापते थे? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, फीट, इंचेस में नापते थे। तो एंगल किसमें नापेंगे? डिग्री। कोई ऐसे नहीं कहेगा सर मेरा एंगल 3 सेंटीमीटर का आ रहा है। एंगल 3 सेंटीमीटर का नहीं आ सकता, 3 डिग्री का जरूर आ सकता है। कोई ऐसे नहीं कहेगा मैं सर मेरी लाइन 50 डिग्री की है। ठीक है, समझ गए? जिसको जिसमें नापते हैं उसी में कहेंगे, ठीक है ना? समझ आ गया ना? ऐसा तो ना कहेगा कि सर मेरी लंबाई 5 लीटर है। 5 फीट कह सकता है, 5 लीटर कह सकता है क्या? बोलो। या फिर ऐसे कह सकता है कि सर मम्मी आज मैंने 3 फीट दूध लिया है, 3 लीटर दूध लिया। ओके ना? तो जिसको जिसमें नापते हैं उसको उसी में बोलना जाएगा। एंगल किसमें नापेंगे? डिग्री में। लाइन किसमें नापेंगे? बहुत सारे हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। जनरली अपन प्लेन पेपर पे तो सेंटीमीटर में ही नापेंगे। ठीक है। द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब वही ढलान, फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट्स और रेस मीट। जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स या रेस मिले यानी कि इंटरसेक्ट करें। अच्छा, कहां इंटरसेक्ट करेंगी मुझे बताओ? दो लाइंस कहां इंटरसेक्ट करेंगी? एक पॉइंट पे। दो लाइन सेगमेंट्स भी कहां इंटरसेक्ट करेंगी? एक पॉइंट पे। दो रेस भी कहां इंटरसेक्ट करेंगी? एक लाइन और एक रे भी इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। लाइन, दो लाइन ले लो, दो लाइन सेगमेंट ले लो, दो रे ले लो, एक लाइन सेगमेंट ले लो, एक लाइन सेगमेंट एक रे ले लो, एक रे और एक लाइन ले लो, कुछ भी कॉम्बिनेशन कर लो। इंटरसेक्शन या मीटिंग पॉइंट क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट। तो उस पॉइंट पे जो इंक्लिनेशन बन रहा है यानी ढलान बन रही है, उस ढलान को ही एंगल बोला जाता है। बोलो, परिभाषा समझ में आ गई? ओके। इट इज मेजर्ड इन व्हाट? डिग्रीज, रेडियंस। मैंने क्या कहा? रेडियंस अभी आप ध्यान मत दो,
जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि रेडियन में भी हम नापते हैं एंगल को, पर ये 11th क्लास में आएगा अच्छे से। तो कुछ कुछ बुक्स में ये 10th में आ जाता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ये 10th में नहीं है, 11th में आएगा। अभी 10th क्लास तक हम एंगल को किस में नापेंगे? डिग्री में। तो चलिए यहां पर हम एक एंगल की फॉर्मेट दे देते हैं। ये स्टैंडर्ड एंगल है जो हमने बचपन में सीखा था इस तरीके से। बनाओ एंगल फटाफट, ये जो देख रहा है आपको। देखो यहाँ पे दो रेस भिड़ रही हैं, दो रेस मीट हो रही हैं एक पॉइंट पे। कौन सी है पहली रे बताओ? मुस्कान, कौन सी दो रेस है उसमें से पहली रे बताओ? एंगल जो होता है कहाँ बनता है? जहाँ पे दो लाइन मिले, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिले या दो रेस मिले। यहाँ पे क्या मिल रही है? दो रेस मिल रही हैं। कहाँ, क्या नाम है उन दोनों रेस का? पहली रे का नाम क्या है? एओ। रे को हम कैसे पढ़ते हैं? इनिशियल से टर्मिनल, ना कि टर्मिनल से। तो इस रे का इनिशियल पॉइंट क्या है? चेक करो। ये जो रे आपने देखी, ये इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? स्टार्ट कहां से हो रही है? ये ओ से। फिक्स पॉइंट तो ये है ना, और खत्म मतलब खत्म तो नहीं हो रही, पर किस ओर बढ़ रही है? ए की तरफ बढ़ रही है। तो इस रे को आप एओ नहीं पढ़ सकते। लाइन सेगमेंट को उल्टा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन रे को नहीं पढ़ सकते। इस रे को कैसे पढ़ेंगे? ओ ए ही पढ़ना पड़ेगा, इनिशियल पहले टर्मिनल बाद में। और दूसरी रे कौन सी है? ओबी। तो रे ओ ए और रे ओ बी के बीच में पॉइंट ओ पे कनेक्शन हो रहा है या इंटरसेक्शन हो रहा है कह लो। तो पॉइंट ए पे जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल माना जाएगा इन दो रेस का बनने वाला एंगल। अच्छा, एंगल को पढ़ते कैसे हैं, मतलब एंगल को डिनोट कैसे कराते हैं? मेजर तो डिग्री में कराते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं? ऐसा साइन तो बना देंगे, फाइन, लेकिन उसके आगे क्या लिखेंगे? जैसे इस एंगल को लिखना है तो क्या लिखेंगे? एओबी। और कोई तरीका? और कोई तरीका? सिंपली एंगल ओ, सिंपली एंगल ओ। तो एक एंगल को लिखने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सिंगल कैपिटल लेटर, या होता है ट्रिपल कैपिटल लेटर। इन दो के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता एंगल लिखने का। क्या क्या कहा मैंने? सिंगल कैपिटल, अच्छा कैपिटल लेटर ही आएगा, स्मॉल लेटर मत लिख देना कभी भी। सिंगल कैपिटल लेटर। और दूसरा तरीका ट्रिपल कैपिटल लेटर। अगर मैं सिंगल कैपिटल लेटर से एंगल को लिख रहा हूं तो केवल और केवल वो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट लिखना है। जस्ट जहां से आया जहां खत्म हुआ वो नहीं लिखना। कहां लिखना है मुझे? कौन सा पॉइंट लिखना है मुझे? जहां पे भिड़ंत हुई है वो पॉइंट ही लिखना है। और अगर मैं एक ट्रिपल कैपिटल लेटर से डिनोट करवा रहा हूं तो जहां पे भिड़ंत हुई है वो तो रहेगा सेंटर में। तो ओ पे भिड़ंत हुई है वो तो रहेगा सेंटर पे। ए और बी रहेंगे अगल बगल में। तो मैं ए को इधर, बी को इधर भी रख सकता हूं, और मैं बी को इधर और ए को इधर भी रख सकता हूं। तो ये हो गया एओबी और ये हो गया बीओए। सही लिखा है क्या मैंने? जल्दी से बताओ। एंगल तो लगाओ। अगर एंगल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा पता है? लाइन सेगमेंट। क्या होगा? ये लाइन सेगमेंट या लाइन। समझ गए ना? तो एंगल लगाएंगे तभी एंगल बनेगा। समझ आया यहां तक? अच्छा, अब दूसरा सवाल। सर आप एंगल ओ भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से ट्रिपल लेटर में भी लिख सकते हो, पर एक्चुअली लिखना क्या चाहिए? तो ऑप्शंस मिल गए मुझे, बट मुझे कब कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? कब तो मुझे सिंगल लेटर से डिनोट करने में करना चाहिए, और कब मुझे ट्रिपल लेटर से डिनोट करना चाहिए? बोलो, सोचो। या कभी भी कोई सा भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ट्रिपल लेटर से लिखना तो हमेशा सेफ ऑप्शन होता है। ट्रिपल लेटर से लिखोगे तो कभी भी गलत नहीं माना जाएगा, ये तो सबसे सेफ ऑप्शन है। लेकिन सिंगल लेटर से लिखना कभी कभी गलत माना जाता है। पता है कब? जब इस ए ओ पे एक नहीं दो एंगल बन रहे हैं। मान लो ये आगे एक्सटेंड कर दूं, उसको सी कह दूं, तो इस ओ पे दो एंगल बन रहे हैं। चेक करो, ए ओ सी, दूसरा ए ओ बी। जो राइट साइड वाला एंगल है उसको ए ओ बी कहेंगे क्योंकि वो बी की तरफ जा रहा है, और जो लेफ्ट साइड वाला एंगल है वो किसकी तरफ जा रहा है? सी की तरफ। तो लेफ्ट साइड वाला एंगल क्या कहलाएगा बोलो? एओसी। और राइट साइड वाला एंगल क्या कहला रहा है? एओबी। तो अगर मैं सिंगल लेटर ओ लिखूं तो कौन से वाले की बात हो रही है? इसकी वाले की या इसकी वाले की? नहीं पता चल रहा ना। तो ऐसे केसेस में इनमें से किसी भी एंगल को एंगल ओ नहीं लिख सकता हूं, दोनों को ट्रिपल लेटर से ही डिनोट कराना पड़ेगा। तो क्या थंब रूल बना कि अगर जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस पे एक ही सिंगल एंगल बन रहा हो तो सिंगल लेटर से चलेगा, पर अगर एक से ज्यादा एंगल बन रहे हो तो हर हाल में तीन लेटर से ही डिनोट कराना
पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि 3 लेटर से डिनोट कराना ज्यादा सेफ ऑप्शन है बजाय कि सिंगल लेटर से। तो हो सके कोशिश हो तो 3 लेटर से करना। जहां पे मान लो कैलकुलेशन बड़ा है और लिखने का काम बहुत ज्यादा है और टाइम कम है तो आप सिंगल लेटर से कर सकते हो, पर मेक श्योर कि वहां पे सिंगल लेटर जो है उस पर एक ही एंगल बना हुआ होना चाहिए। एक आखिरी बात मुझे ये बताओ, यहां पे ये एंगल AOB अगर मैं लिखूंगा तो कौन से वाले एंगल की बात हो रही है? इसकी? क्यों? AOB तो ये भी हो सकता है, पीछे भी तो एक एंगल बन रहा है। जो पीछे की साइड से एंगल बनेगा उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल AOB। क्या बोला जाता है? तो रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होती है। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाया करने वाला एंगल माना जाता है रिफ्लेक्स एंगल। और इसके 180 डिग्री से अगर छोटा है एंगल तो फिर रिफ्लेक्स वर्ड लगाने की जरूरत। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तब तो आगे वाले एंगल की बात हो रही है, और रिफ्लेक्स लिखा हुआ है तो पीछे वाला एंगल की बात हो रही है। जैसे मुझे सपोज करो अंशिका की तरफ आना है तो मैं ऐसे भी आ सकता हूँ और मैं ऐसे घूम के भी जा सकता हूँ, तो रास्ते तो अभी भी 2 है ना। तो अगर मैं रिफ्लेक्स बोलूंगा तो मैं घूम के आऊंगा, मैं रिफ्लेक्स नहीं बोलूंगा तो मैं सीधे जाऊंगा। समझ गए क्या? समझ गए? क्लियर है? ये रिफ्लेक्स वर्ड का पहला सवाल ही रिफ्लेक्स वर्ड का है। जो पहली एक्सरसाइज में पहला सवाल करेंगे वो पहला एंगल ही कहेगा, पहला क्वेश्चन ही रिफ्लेक्स एंगल निकालने का। लिखो, इसको खत्म करो फिर जाओ। इट इज डिनोटेड बाय ईदर ए सिंगल लेटर, ये लास्ट है, उसके बाद कल हम एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ईदर ए सिंगल कैपिटल लेटर एंगल O और 3 कैपिटल लेटर्स, और 3 कैपिटल लेटर्स में अगेन 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो बोलो AOB या बोलो POA, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देख लिया? सिंगल कैपिटल लेटर सिंपली एंगल हो, और ट्रिपल कैपिटल लेटर्स में 2 ऑप्शन हो गए, A से B पे जाओ या B से O पे, B से A पे जाओ, AOB POA। लिख लिया इतना? चलिए, तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन हो चुका है, यानी लाइंस और एंगल्स की परिभाषा आप समझ चुके हो ना? कैसे कैसे नापते हैं, कैसे कैसे नाम रखते हैं, क्या क्या नाम हो सकते हैं, वो सब समझ गए। अब कल अपन पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज भी कल स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड